Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू है और उसमें जो है जीके जीएस पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है जीके जीएस पर है, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, इस तरह वीडियो हम आपको देते रहेंगे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। पहला प्रश्न, कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है? कौन सा ग्रह है? शुक्र और अरुण। तो शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। देखिए, जो ग्रह से और क्वेश्चन बनते हैं तो जैसे पूछता है प्रश्न की किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टियाँ पाई जाती हैं? तो किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टियाँ पाई जाती हैं? तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, नाम बताइए। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। और बताइए सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है किस तारीख को होती है? 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होती है? अधिकतम दूरी होती है। देखिए, प्रश्न पूछता है कि न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। देखिए, सूर्य से और पृथ्वी को जो अधिकतम दूरी होती है इसके क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दूरी जब होती है उसको अपसौर कहते हैं और सूर्य से पृथ्वी की जब न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर, ये आप दोनों मतलब समझ लीजिए कि अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मायोपिया रोग किससे संबंधित है? तो मायोपिया रोग जो है आँख से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपको पूछता है कि जीरोपथैल्मिया रोग किससे संबंधित है? आँख संबंधित है ना। और आपसे पूछता है कि ये आपको रतौंधी किससे संबंधित है? आँख संबंधित है। ग्लूकोमा किस संबंधित है? आँख संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? तो सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में। 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। और भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो महान वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर, कितना? 15 देशांतर घूमती है। देखिए, 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। कितना? 1 अंश, समझ लीजिए। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। अगर पूछ ले कि पृथ्वी 4 मिनट में कितना अंश घूमती है, तो पृथ्वी 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। अगला प्रश्न देखिए, किस तिथि को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और देखिए 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर,
मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मतलब 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। और देखिए जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि की उड़ान किसकी रचना है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अग्नि की उड़ान किसकी रचना है? APJ अब्दुल कलाम की। APJ अब्दुल कलाम की जो है अग्नि की उड़ान रचना है। देखिए आपको जो है हम APJ अब्दुल कलाम की और रचना बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। स्पिरिट ऑफ इंडिया, SPRIT, स्पिरिट ऑफ इंडिया, INDIA। तो स्पिरिट ऑफ इंडिया किसकी रचना है? APJ अब्दुल कलाम की। इंडिया 2020, इंडिया INDIA, इंडिया 2020। तो इंडिया 2020 किसकी रचना है? APJ अब्दुल कलाम की। टर्निंग पॉइंट, TERNING, टर्निंग पॉइंट POINT। तो टर्निंग पॉइंट किसकी रचना है? APJ अब्दुल कलाम की। तो तीनों आप रचना याद कर लीजिए कौन कौन? स्पिरिट ऑफ इंडिया, स्पिरिट ऑफ इंडिया, इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट किसकी रचना है? APJ अब्दुल कलाम की। देखिए जो अगला प्रश्न है, वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त रहता है? तो वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल उपयुक्त रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए जो 10वां प्रश्न है, नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद जो है 5 से लेके 11 तक जो है अनुच्छेद है, भाग के वहाँ 2 है। तो नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। किस अनुच्छेद तक है? 5 से लेके 11 तक है, ठीक है। देखिए और आपको बता दें संबंधित मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद तक? 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और किस भाग में? भाग 3 में। देखिए क्या होता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार था, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है किस भाग में है? भाग 4 के काम में, भाग 4 के का चाहे एक आएगी, ठीक है। तो भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और किस अनुच्छेद में? 51 के ए में। पूछता है कि किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में और भाग 4 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में भारत में उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन है। देखिए जो अनुच्छेद 64 में है तो क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पूछता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। और देखिए जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन और योग्यता का वर्णन है। पूछता है कि उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन और योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 में है। और अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 67 में है। और जो 69 में है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ है। तो उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 69 में है। और 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा का अर्थ है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ हैं। तो बताइए आप लोग कालीबंगा से क्या मिला था? तो कालीबंगा से क्या क्या मिला था? 7 हवन कुंड। तो 7 हवन कुंड कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। लकड़ी का हल भी मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से मिला था। जुते हुए खेत के साँच भी मिला था। जुते हुए खेत के साँच कहाँ मिला था? कालीबंगा में मिला था। और अलंकृत ईंटों का साँच, ये कई बार जब पूछा गया है।
अलंकृत ईंटों, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो अलंकृत ईंटों का जो साक्ष्य मिला था किसमें मिला था? कालीबंगा में मिला था। अगला प्रश्न देखिए, कीर्तन। कीर्तन कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है क्या है? कीर्तन है। और देखिए पश्चिम बंगाल का एक जो नृत्य है आपका जात्रा। जात्रा, तो जात्रा किस राज्य संबंधित है? पश्चिम बंगाल संबंधित है। और कीर्तन जो लोक नृत्य है किस राज्य संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए जो 14वां प्रश्न है, तो 14 प्रश्न आपका है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। देखिए जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, वो नियमित नहीं थी, ठीक है, लेकिन जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। देखिए सबसे अधिक जो प्लेयर भी होते हैं रग्बी फुटबॉल में होते हैं, कितने होते हैं? 15 प्लेयर। 15 प्लेयर जो होते हैं रग्बी फुटबॉल में होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है श्रीलंका राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रीय खेल हैं सभी देश के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय जो देश हैं उनका जो राष्ट्रीय खेल है उस पर हम एक वीडियो बना दिए हैं, और आपको अगर ना देखे हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो कितने होते हैं? पोलो में 4 होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं? 8 प्लेयर होते हैं। और क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। तो क्रिकेट ध्यान से पढ़िए, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। और बेसबॉल में जो होते हैं 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। सब नोट कर लीजिए। अगला देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। देखिए बहुत सारे कप हैं जो फुटबॉल संबंधित हैं। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। रोवर्स कप तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। फीफा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। और मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। और आपका एक कप है यूरो कप, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है। और जो पेरिस है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है, ठीक है। अगला है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए जो माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नीति दर्रा
निधि दर्रा भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो आपका लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और निधि दर्रा किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी का दूसरा वीडियो कंप्लीट हुआ जीके और जीएस का। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसी तरह हम आपको वीडियो देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।